स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं और अगले 1 घंटे तमाम स्टॉक्स, आपके सवालों, आपकी शंकाओं और उन सब का समाधान खोजने की हम कोशिश करेंगे। और आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त आपको बता दें कि आप इस शो में अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। जी हां, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे, उसका तरीका आप साफ तौर पर देखिए। स्क्रीन के एक हिस्से में जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9167329108, इस नंबर पर कॉल करके या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल, अपने जो भी क्वेरीज हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर जो कि एक्स हो चुका है, वहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। जरा बाजार पर सबसे पहले नजर डालते हैं। बाजार यानी निफ्टी पर इस वक्त अगर हम नजर डालें, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को पूरे वीक का जो इक्वेशन था उसे बेहतर करने की निफ्टी ने कोशिश की और उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडेड वीकेंड और उन सब के बीच जो है आज निफ्टी पर प्रेशर बनता हुआ। निफ्टी बैंक 44,341 पर। चलिए अपने दोनों खास एक्सपर्ट का रुख करते हैं। विवेक जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड था और ग्लोबल क्यूज में भी इस दौरान हमको नजर रखनी थी और इन सबको बाजार को आज कहीं ना कहीं संभालना था। बाजार पर अगर हम इस एक्सटेंडेड वीकेंड का प्रेशर देखें, एक्सटेंडेड छुट्टियों का प्रेशर देखें, फिर हम देखते हैं कि शुक्रवार का जो दिन था बाजार ने बेहतरी के संकेत दिए, फिर क्रूड की हलचल, इन सारी बातों के बीच अब ये जो अगला हफ्ता है जिसमें ढेर सारे इवेंट्स हैं, अब बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो हमने एक बहुत ही अच्छा करेक्शन देखा। इनफैक्ट गए हफ्ते मंगलवार को भी हमने यही बात की थी कि पूरा मंथ ऑफ सितंबर हमने 15 दिन ऐसे, 12-13 दिन ऐसे देखे जब हमने निफ्टी में 19,200 से 20,200 तक के लेवल्स देखे और 7 से 8 दिनों में हम फिर से आ गए 19,500 पे। और ये अगर पूरे मंथ को साइड में निकाल देते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी साइडवेज ही है। बट अगर लंबे ट्रेंड की बात करें तो लंबा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और अगर हम 3 से 4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 4 दिन पहले हमने निफ्टी फ्यूचर्स में बॉटम देखा था 19,740 का और आज भी देखिए 19,570-80 के लेवल पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। सो ये कंसोलिडेशन जोन जो बन रहा है वो है 19,400 से 19,500 के बीच के का और ये एक सपोर्ट जोन बनेगा निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ। यहाँ से चल के अगर निफ्टी यही लेवल पे होल्ड करता है तो आई थिंक एक साइडवेज कंसोलिडेशन से फिर से पॉजिटिव रुझान शुरू होने की पूरी आशंका है। सो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। तो इंडेक्स को थोड़ा इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की राय। चलिए अब दर्शकों को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ गुड़गांव से विवेक जुड़े हैं फोन लाइन पर। विवेक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम मेरे पास टाटा पावर के 5,000 शेयर है मैम, 230 के प्राइस पे है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, मैं कितने टाइम तक इसको होल्ड कर सकता हूँ या सेल कर दूँ? क्या इसके ऊपर मेरे लिए राय रहेगी वो बताइए मैम। ठीक है। कुणाल आप सलाह दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म नज़रिया इनका लग रहा है। वैसे तो मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है इन्हें, करीब करीब 1,60,000 से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है। हाल फिलहाल में हमने पावर शेयरों में जो तेज़ी देखी थी उसका क्लियरली यहाँ पर इनको गेन हो रहा है। क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से भी इतना मुनाफा नज़र आ रहा है। लेकिन मौजूदा स्तर पर अब क्या पावर शेयरों में थोड़ा तेज़ी थमेगी? यहाँ पर इनको मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या और तेज़ी के लिए रुक सकते हैं स्टॉक में? हम अगर हम रिसेंटली फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जो रुझान हमने देखी है टाटा पावर में 180 के लेवल से, जो करीब करीब अप्रैल 2023 में था, वहां से लेके अब तक का एक ट्रेंड तो बहुत ही सुपर पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी भी ट्रेंड बरकरार है।
बट हम अगर थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट देखें और थोड़ा बैक में जाके देखें तो अक्टूबर 2021 में ये काउंटर ने हाई किया था 270 का और वहीं से लुढ़क कर ये काउंटर आया था 180। फिर से ये अटेम्प्ट हुई थी काउंटर में अप्रैल 2022 में जब ये काउंटर 290 तक गया था, बट 2 से 3 दिनों में फिर से एक बड़ी सी करेक्शन देखी और प्राइस फिर से 180 पे आया। और प्रेजेंटली देखिए, अगर हम 15-20 दिनों के पहले की बात करें सो करीब 8 सितंबर सॉरी अप्रोक्सीमेटली अ मंथ पहले की बात करें तो ये काउंटर ने 275 का लेवल अचीव किया, फिर से साइडवेज में चला गया है। सो एज ऑफ नाउ ये 265 से 270 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म अवधि का नजरिया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर ये काउंटर डिसाइसिवली 270 के ऊपर क्लोज देता है तो इसमें 300 से 310 तक की जगह भी बन सकती है, तो हम फिर से रिविजिट करके ऐड करेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर मुनाफा वसूली की आपको सलाह, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल्स थे वो आपको कुणाल जी ने बता दिए। अतुल हैं देहरादून से, इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, आपको 2 साल होने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं वही सवाल कर रहा था कि मैंने 2 शेयर लिए हुए थे। जी, एक तो शायद आपका यूपीएल है। हाँ, यूपीएल है और वो काफी ऊपर का लिया हुआ है यूपीएल में। जी जी, तो इसमें क्या बताते हैं अभी? ठीक है, तो ये जरा एक बार लेवल रिपीट कर देंगे। मेरे ख्याल से 752 के स्तर पे आपने लिया है। हाँ, 3000 शेयर में मेरे पास। 3000, थोड़ा सा हम ये चेंज करेंगे, 300 नहीं है, 3000 शेयर उनके पास है, 752 के स्तर पे लिया हुआ है। दूसरा स्टॉक आपने क्या बताया? जी जी, और दूसरा स्टॉक था एशियन टाइल, तो वो काफी पहले लिया था मगर उसमें तो बहुत नुकसान है। ओके ओके, चलिए हम इन दोनों पे राय लेने की कोशिश करते हैं। विवेक, स्वागत है आपका भी। जरा यूपीएल पे नजरिया दीजिए। 752 के स्तर पे इन्होंने बड़े ऊपरी लेवल पर खरीदारी की है। 3000 स्टॉक इनके पास हैं। हालांकि हमने देखा 29 सितंबर को गेन आया था यहाँ पर 2% का। फिलहाल क्या नजरिया बन रहा है इनके लेवल से? अगर रणनीति बनानी हो तो क्या सलाह होगी? देखिए, यूपीएल अगर आप फंडामेंटली देखो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन बैड लक ये है कि स्टॉक चल रहा नहीं है और मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज आज के दिन ये बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। इनफैक्ट मार्केट कैप तो खाली करीबन 46,000 करोड़ है, लेकिन आप अगर एंटरप्राइज वैल्यू इसका देखो तो लगभग 64,000 करोड़ पे आपको इसको दिखेगा। और आज जो फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में 16-17% की पी में आपको स्टॉक मिल रहा है, तो एक्चुअली वैल्यूएशन सस्ता है। अब दिक्कत ये हो रही थी कि बीच में स्टॉक चला था और मे बी इन्वेस्टर ने उस वक्त लिया है, और उसके बाद में ओवरऑल केमिकल स्पेस जो है चाइना फैक्टर के कारण उधर एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद में केमिकल स्पेस बढ़ा नहीं है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि केमिकल स्पेस बॉटम आउट हो गया है और ये यहाँ से आपको वापस एक रिकवरी दिखा सकता है आगे चल के। तो रखिए, इसको होल्ड कीजिए और ऊपर ये जाएगा लग तो रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत चीप है इसके लिए इसको सेल तो रिकमेंडेशन दे नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए इसको। ठीक है, तो बिल्कुल होल्ड करने की राय यूपीएल पर। महाराष्ट्र से शिवाजी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैंने सुजलन एनर्जी के शेयर लिए 2000 शेयर 20 रुपए के भाव से। अभी कहाँ तक जाएगा, कब तक होल्ड करूँ इसको? ठीक है, विवेक आप सलाह दीजिए। सुजलॉन एनर्जी काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों की पसंदीदा कंपनी है ये सुजलॉन, और इनकी एंट्री प्राइस भी अच्छी है। 20 रुपये पर लिया था इन्होंने, अब स्टॉक 26 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। ऑफकोर्स सरकार का भी जिस तरीके से रिन्यूएबल स्पेस पर पावर सेक्टर पर फोकस है, काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर सुजलॉन को भी मिला है हाल फिलहाल में। आज भी 3.5% ऊपर है। और तेज़ी के लिए अभी होल्ड करें इस स्टॉक को या फिर निकल जाएं?
देखिए, मैं तो ये सलाह दूंगा कि इसको होल्ड कीजिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और वो स्टॉप लॉस करीबन यहाँ से 10-1% तो आज अगर 26 रुपये 70 पैसे पे अगर चल रहा है तो मेरे हिसाब से अभी करीबन 23-24 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको चलना चाहिए। क्यों? फंडामेंटली आज भी बहुत अट्रैक्टिव मुझे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? देखिए, कंपनी ने एक क्या पॉजिटिव किया है कि एक तो डेट रिड्यूस किया है, लेकिन और दूसरी तरफ ऑर्डर्स कंपनी को मिलने की खबर आ रही है। लेकिन ऐसे शेयर्स जो पेनी कैप बन गए थे वो कभी ना कभी चलते हैं, और हो सकता है कि आगे चल के इसमें और कितना चलेगा, नो आइडिया एट ऑल। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसमें। लेकिन आप अगर देखो प्रमोटर होल्डिंग आज के दिन इसमें करीबन 13-14% तो खाली प्रमोटर होल्डिंग है। तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं देता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाई या होल्ड करने की सलाह दूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि चलता हुआ शेयर है, गो विद दी वेव बोलते हैं ना, तो चलता हुआ शेयर है, इसके लिए आप 10-1% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और इसको होल्ड करते जाओ। जब ये आप ऊपर से 10% टूटेगा उस दिन निकल जाओ। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेष रणनीति की सलाह मिलती हुई विवेक जी की ओर से। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कौशिक हैं गुवाहाटी से। और गुड मॉर्निंग कौशिक, पूछे अपना सवाल। कौशिक, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क टूट गया है। लेकिन कौशिक की क्वेरी अब हमारे पास है। टाटा पावर के 500 शेयर इन्होंने लिए हैं, 320 के भाव पे इन्होंने ये खरीदारी की है। ऊपरी लेवल पे है, काफी ऊपरी लेवल पे है, इसलिए नुकसान इस वक्त होता हुआ टाटा पावर पे अभी थोड़ी देर पहले हमने नजरिया दिया, वो नजरिया कुणाल जी ने लिया। इसलिए अब जरा हम विवेक के पास चलते हैं। विवेक का टाटा पावर 320 की खरीदारी, क्या आपकी राय होगी? देखिए, कंपनी में करीबन 54,000 करोड़ डेट है और मार्केट कैप कंपनी का करीबन 85,000 है, 84,000 85,000। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो बहुत ही मतलब कंपनी को काफी प्रॉफिट्स कमा के डेट रिड्यूस करना होगा स्टॉक को सस्टेन करने के लिए। लेकिन क्योंकि टाटा समूह की कंपनी है, मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर में ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। और पावर यहाँ से आपको काफी उछाल दिखा सकता है। 320 आपने क्या है कि वो होड़ में लिया है, मतलब जब सब कुछ चल रहा था उस वक्त लिया, इसके लिए आप फंस गए हो। जस्ट होल्ड कीजिए, एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। एवरेज 220 या 230 में बहुत अच्छा एवरेज होता, लेकिन वो आपने मिस कर दिया है, तो होल्ड कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर 300 को वापस टच करे उस वक्त आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाटा सेक्टर आई मीन पावर सेक्टर में ही आपको बहुत बेहतरीन कंपनीज अवेलेबल है। इनफैक्ट पीएसयू साइड में देखो, मेरा बहुत फेवरेट रहा है आरईसी और पावर ग्रिड और एनटीपीसी। अभी भी लग रहे हैं कि वो स्टॉक्स काफी चलेंगे। तो इनफैक्ट आप अगर बोल्ड इनफ हो तो टाटा पावर से स्विच करके इन 2 या 3 में आप स्प्लिट करके रखो ना, आपका रिकवरी जल्दी ज्यादा होगा टाटा पावर से। तो ये एक सेकेंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो, आप पे निर्भर करता है ये। लेकिन मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं तो बेच के पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी ले लूं। तो ये आपको अहम सलाह मिलती हुई, आरईसी एनटीपीसी पावर ग्रिड में आपको निवेश करने की सलाह। आप इस वक्त जिन लेवल पे आपने खरीदारी की है वहां से एग्जिट करना ही बेहतर होगा। राजेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। माफ कीजिएगा, ये हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है राजेश जी का, और इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा पर। आईआरबी इंफ्रा के इनके पास 510 शेयर्स हैं, 31 रुपए के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। और इस वक्त आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक देखें तो इनकी खरीद पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी मालूम पड़ रही है, मामूली नुकसान में है ये। कुणाल, आईआरबी इंफ्रा क्या सलाह देंगे और इनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए। अगर हम अगेन इस काउंटर के हिस्टोरिकल मतलब गए 12 से 13 साल के डेटा की बात करें तो ये काउंटर हर बार 31 के लेवल पे या 32 के लेवल पे पहुंचा और वहीं से लुढ़का है। 2010 अगस्त 2010 काउंटर का जो हाई बना था वो 31.5 था, वहीं से गिरा। 2015 से 2017-18 तक का जो फेज था, कांस्टेंट 29-30 का एक रेजिस्टेंस बन रहा था, और अभी हमने एक साल से इस काउंटर का जो रेजिस्टेंस देखा है वो 31-32 के लेवल पे ही देखा है। सो एट दिस लेवल आई वुड बी वेरी कॉशियस। अगर पोजीशन है तो बहुत ही कॉशियस बने रहे, और अगर हो सकता है तो इसमें से एग्जिट कर ले। अगर ये काउंटर डिसाइसिवली 34 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसे डेफिनेटली रिविजिट करेंगे और बाइंग करने की भी सलाह देंगे, बट फॉर टाइम बिंग आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्कता नजरिया आईआरबी इंफ्रा पर और आपको बेहतर राय मिलती हुई। अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। और गुड मॉर्निंग अब्दुल, पूछें अपना सवाल।
जी, ये अपने टाटा पे अभी बना रहे हैं, कब उसको बढ़ेगा इसका? ठीक है, टाटा स्टील ना? जी हाँ। ठीक है, टाटा स्टील पे सवाल है अब्दुल का। 129 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है, हालांकि इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक है। 1300 स्टॉक खरीदे हैं। चलिए टाटा स्टील पे एक नजरिया लेते हैं। विवेक, टाटा स्टील में क्या करना चाहिए थोड़ा सा नुकसान होता हुआ? आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक स्टील सेगमेंट में इनको होल्ड करना चाहिए। क्यों? देखिए, एक तो जो डेट है कंपनी में, कंपनी बहुत क्लियर है कि इसको धीरे धीरे ये लोग जीरो पे लेके आएंगे। और जैसे ही ये ऐसे आता है, मतलब और कम होते रहता है। आज के दिन करीबन 85,000 करोड़ इसका डेट रहेगा। वो अगर जैसे जैसे कम होगा, इसका अर्निंग्स बढ़ेगा दूसरी साइड, क्योंकि इंटरेस्ट आउटफ्लो आपका कम होता है। और ये आपको रिलेटिंग दिखाएगा टाटा मोटर्स के जैसे। टाटा मोटर्स आप देख लीजिए, जैसे जैसे डेट कम हुआ, कितना आउट परफॉर्म स्टॉक ने किया है। एक दिक्कत है कि ये मेटल सेगमेंट आपको सिक्लिकल बहुत रहता है और वॉलेटाइल रहेगा। ये आपको झेलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म आप अगर इसको होल्ड करते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म की मैं सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि हर क्वार्टर में ही आपको पता चलेगा कि इसने डेट कितना कम किया है। और अब सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ है, इसके नंबर्स वापस देखेंगे। हर क्वार्टर आप इसको ट्रैक करते रहो, और ऑन ट्रैक अगर ये चलता है, मेनली डेट अगर कम होते रहता है, तो स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है। तो इसके लिए लॉन्गर टर्म के लिए श्योरली एक बहुत बढ़िया होल्ड है ये। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की राय टाटा स्टील पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कानपुर से जसप्रीत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जसप्रीत नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम, आई एम हैविंग वन क्वेरी, पॉलीकैब एंड एमटार टेक मैम। एमटार पर भी सवाल है आपका, ओके। पॉलीकैब पर पहले लेवल्स बताइए, किन लेवल्स पर लिया था आपने? मैम 2300 पे लिए 50 शेयर्स, और मैं इसको और एवरेज करके और लेना चाहता हूँ। तो कौन सा बाइंग लेवल होगा, कौन सा एवरेजिंग लेवल? और लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ 10 to 12 ईयर्स। ओके, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जसप्रीत, काफ़ी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन था, अच्छे लेवल्स पर आपने एंट्री की है और बढ़िया मुनाफा हो रहा है आपको, तो इसके लिए तो पहले मुबारकबाद। दूसरा स्टॉक कौन सा था आपका? एमटीआर पर सवाल किया था आपने, कितने शेयर्स हैं आपके पास और किस लेवल पर लिया था? मैम अभी लिया नहीं मैम, उसको ले ही नहीं पाया मैं, एक्चुअली वो भागता चला गया, तो उसमें मेरे को लेना है मैम फॉर 10 to 12 ईयर्स। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करता हूँ, तो उस पर व्यू चाहिए मैम, क्या लेवल्स रहेंगे और क्या इसको 10 से 12 साल तक होल्ड किया जा सकता है? चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। आप लॉन्ग टर्म निवेशक को देखिए क्लियरली, अगर अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी कंपनी में आप निवेश करें तो उसका फायदा भी मिलता है। और अभी भी आपका व्यू एकदम क्लियर है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही मार्केट में रहना है। विवेक, क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो पॉलीकैब बढ़िया गेन हो रहा है इनको स्टॉक में, अपने हाइस के आसपास पॉलीकैब इस वक्त कारोबार भी कर रहा है और ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करने की ज़रूरत है या फिर जो होल्डिंग है उसी से कंटिन्यू करें? इसके अलावा एमटीआर टेक ये खरीदना चाह रहे हैं, मौजूदा स्तर पर राय देंगे स्टॉक को खरीदने की या फिर कोई और बेहतर रणनीति आप इन्हें सुझाएंगे? देखिए, पहले मैं वन बाय वन दोनों पे आता हूँ। पहले तो पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स पे बहुत शानदार कंपनी, इनफैक्ट हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है ये। और इसके कारण के दिन आप अगर वैल्यूएशन भी देखो ना, तो वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूएशन इसका होके रखा है, क्योंकि इसका अगर आप पेग रेशियो देखो तो आपको दिखेगा कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ये होके रखी है। अब एक सलाह मैं इस पे ये दे सकता हूँ, क्योंकि इस जो शॉर्ट टर्म में या फिर मीडियम टर्म में रनअप होना था, वो मुझे लग रहा है कि पॉलीकैब में हो चुका है। और इसके जो पीयर ग्रुप के स्टॉक्स है, मेनली फिनोलेक्स है, अभी थोड़े दिन पहले आरआर केबल है। ये आरआर केबल तो महंगा है, फिनोलेक्स मुझे काफी सस्ता लगता है कंपेयर टू पॉलीकैब, और सिमिलर इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री। अगर पॉलीकैब अच्छा करना है तो वो सारे स्टॉक्स भी अच्छे करेंगे। तो आप एक हद तक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो, श्योरली आप फिनोलेक्स में भी शिफ्ट कर सकते हो, जो केबल का ही है। फंडामेंटली अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ उधर ठीक है, और वैल्यूएशन आपको ऑलमोस्ट 20 पी कम मिल रहा है यहाँ से। दूसरा स्टॉक देखिए, एमटार टेक, आप अगर इसका प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखो तो अंडर 1 है आज के दिन भी, क्योंकि इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 53 या 54% नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी है,
इसको इमीडिएटली आज के आज लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये दाम भी महंगा नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये 5,000 भी जा सकता है लॉन्गर टर्म में। लेकिन हाँ, आप इसको धीरे धीरे, आपको अगर 100 शेयर लेने हैं तो 10 आज लीजिए, 10 दिन बाद लीजिए, मतलब एवरी 10 डेज 1 वीक में आप एसआईपी के माध्यम से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मार्केट भी वोलेटाइल है, आपको चांस दे रहा है ये। और जैसे मार्केट रिकवरी करेगा ये ऊपर चला जाएगा। डिफेंस स्पेस में बहुत शानदार कंपनी है और अच्छा, आई थिंक अच्छा करने वाली है। और 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगी कंपनी नहीं है। आपको एक बेहतर रणनीति सुझाते हुए विवेक जी, जिस पर आपको गौर करना है। चलिए, एक खास सेगमेंट आपके स्क्रीन पर आने को तैयार, और यह है ऑप्शन के चैंपियन। तनीषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितलेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? देखो, मार्केट का मूड और माहौल देख के मैं सेल साइड जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शंस के जरिए बाइंग करेंगे। चूल्हा लेवल करके या तो 1220 रुपए का पुट ऑप्शंस बाय करेंगे, जो अभी 27 से लेकर 28 इस रेंज में चल रहा है। 24 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 47 से लेके 50, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करें। मौजूदा बाजार में आपको पुट की रणनीति, चोला इन्वेस्टमेंट अहम लेवल्स आपको बताए। 1220 की पुट खरीदें, 29 के लेवल पर मिल रही है। लक्ष्य 47, स्टॉप लॉस 24, अधिकतम मुनाफा 21,000 तक का, नुकसान 6,000 तक के इसमें आपको होंगे। चलिए, एक बार आपको फिर बता दें कि वायदा बाजार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ये डिस्क्लोजर है हमारा, इसलिए सोच समझ कर ही निवेश करें। वायदा बाजार में ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझकर निवेश करें। दर्शक को शामिल कर लेते हैं क्विकली। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मनोज जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि मेरे पास इंडस टावर्स के 56 शेयर है 226 के भाव से, और डिवीज के शेयर हैं मैम 10 शेयर हैं 4,226 के भाव से। तो मैम क्या ये रखना ये उचित होगा कि इसको निकाल देना दूसरा चाहिए? कौन सा स्टॉक डिवीज लैब के मैम है। दूसरा स्टॉक एक बार फिर से बताएंगे आप? जी मैम, डिवीज के जी डिवीज के लैब किस लेवल पर लिया है आपने? जी मैम, 4,226 के भाव से। ओके, 4,226, ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक पर फिलहाल नुकसान हो रहा है आपको। कोई नहीं, हम आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल, क्या करें? इंडस टावर 226 पे इन्होंने लिया हुआ था। ऐसा लग रहा है काफ़ी पहले की खरीद है, क्योंकि हाल फिलहाल में तो ये लेवल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी पुरानी होल्डिंग लग रही है, 2021 के आसपास की। तब से ये स्टॉक टूट ही रहा है। इंडस, चलिए, कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। विवेक, फिर आप भी सलाह दीजिए, इंडस टावर में क्या करें? नुकसान काफ़ी हो चुका है और लगातार जो गिरावट का ट्रेंड बना है, स्टॉक में रिकवरी आ नहीं पा रही है। हाल फिलहाल में थोड़ा चला ज़रूर था, लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है इंडस टावर का स्टॉक। ये इनके लेवल्स क्या जल्द ही दिखेंगे? थोड़ा वेट करना चाहिए या फिर निकल जाएं और कोई दूसरा स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? पूजा, मुझे अगर कोई बताए कि इंडस टावर कोई ले तो क्यों ले, मुझे तो कोई भी कारण नहीं दिखता इधर। और आज भी कंपनी नुकसान खाने वाली कंपनी है। और काम क्या करती है, ये जो मोबाइल नेटवर्क्स का टावर बिजनेस है, इसको एक डीमर्ज करके कंपनी बनाई गई थी। तो आई थिंक बहुत बैड स्टॉक पिक किया है जिन्होंने भी किया है। आई थिंक इसमें से निकल के आप और कहीं निवेश करते हो तो आपकी रिकवरी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है स्टॉक में। तो ये यहाँ से तो निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का मतलब फंडामेंटली कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है, इन प्लेन वर्ड्स। बिल्कुल, तो फंडामेंटल तो कोई व्यू नहीं बन पा रहा है इस स्टॉक में। तो एक बार आपको यहाँ पर टेक्निकल राय दिलवा देते हैं। कुणाल, इंडस टावर पे क्या कोई बन रहा है, किसी तरह का कोई बाउंस, किसी तरह की रिकवरी आप देख रहे हैं चार्ट्स पर, या फिर निकल जाने की सलाह देंगे स्टॉक से? पूजा, ओवरऑल अगर फॉर्मेशन की बात करें तो इस काउंटर में बहुत ही अच्छी एक रुझान बनी हुई है अप्रैल 2023 से लेके अब तक। इसका जो पहला ब्रेकआउट आया था वो आया था 17 जुलाई पे, और उसका जो ब्रेकआउट का लेवल था 167 था। ये काउंटर ने उसके बाद बहुत ही अच्छी शानदार इनफैक्ट रैली भी बताई है। प्रेजेंटली
ये काउंटर 195 के रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रहा है और ये 195 का लेवल जो है वो एक नया ब्रेकआउट भी बन सकता है। अगर ये काउंटर 195 के ऊपर निकलता है तो इसमें 210 से 215 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। सो फॉर टाइम बिंग अगर पोजीशन हमारे इन्वेस्टर की बनी हुई है और अगर थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा 187 का और अगर यहाँ पे कंफर्ट है और एक बार बुक कर रहे हैं तो 195 के ब्रेकआउट पे फिर से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडस टावर पे टेक्निकल राय आपको दी, उम्मीद है थोड़ी मदद मिली होगी। डीवीज लैब, इस पर एक बार इनसे समझना चाहेंगे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ हैं, थोड़ा डीवीज लैब आप बता सकते हैं ये लिया कब था आपने स्टॉक को? जी मैम, मैंने लिया था कोरोना से पहले मैम, लिया था मैंने। अच्छा, कोरोना से पहले ही लिया था, तो उसके बाद स्टॉक में मेरे ख्याल से थोड़े और भी तेज़ी आई होगी। हमने तो 5000 तक के भी लेवल्स फिर उसके बाद आपने देखे होंगे स्टॉक में, लेकिन तब ये निकल नहीं पाए। विवेक, क्या सलाह देंगे? 4226 के आसपास इन्होंने लिया था इस स्टॉक को कोरोना के पहले। उसके बाद हमने देखा था स्टॉक में शानदार तेज़ी दिखी थी, डीवीज लैब में 5000 तक के लेवल्स देखे थे, लेकिन वहाँ पर ये एग्जिट नहीं कर पाए और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट ही है। डीवीज लैब में क्या रणनीति अपनाएं? देखिए, इनफैक्ट स्टॉक काफी गिर गया था, 3000 नहीं 2800 तक गया था और उसके बाद में स्टॉक ने रिकवरी दिखा के आज ऑलमोस्ट 1000 रुपए लो से ऊपर है ये। अब दिक्कत ओवरऑल ये होके रखी है कि फार्मा सेक्टर एज ए होल एक स्लंप में जाके अब रिकवरी की कोशिश में लगा हुआ है। तो आपका अगर 4200 करीबन बाई प्राइस है, मुझे लग रहा है कि ये आप अगर टाइम दोगे तो आपको मिल जाएगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट, मतलब इतनी बड़ी कंपनी जीरो डेट, बहुत मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये। और डिविडेंड भी कंपनी करीबन 32% का ये देती रही है लगातार। तो क्योंकि वैल्यूएशन एक्सेस हो गए थे और आज भी इनफैक्ट डीवीज फार्मा पैक में सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये 4200 4300 आपको वापस मिल जाएगा, जो 400-500 रुपए दूर है। आपको होल्ड करना चाहिए, इस कंपनी में आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, होल्ड करने की सलाह मिलती हुई डीवीज लैब में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद गुजरात से ट्विटर के जरिए अपने 2 सवाल हम तक उन्होंने पहुंचाए हैं। पहला सवाल IRFC पे है, 500 शेयर हैं, 75 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। दूसरा सवाल यस बैंक पे है, 19 रुपए की खरीदारी है, 1000 शेयर लिए हैं। चलिए सबसे पहले IRFC पे राय ले लेते हैं। कुणाल हमारे साथ हैं क्या अभी आप? कुणाल, आप हैं क्या हमारे साथ इस वक्त पैनल में? यस, जी, IRFC पे जरा राय दीजिए। 75 रुपए की खरीदारी है, 500 शेयर। इस काउंटर में हमने बहुत ही अच्छी रुझान देखी थी। इनफैक्ट जो एक्सट्रीम लो लेवल्स थे जुलाई 2023, वहां से तो ये काउंटर बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गया है। बट ये पूरी रैली में कहीं भी हमने लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं देखा। इनफैक्ट आप 1 महीने का परफॉर्मेंस देखिए तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में काउंटर चला गया है और एज ऑफ नाउ भी एक पॉजिटिव रुझान से ही खड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। अगर नई एंट्री भी किसी को करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 71 रुपीज का और ये रुझान शायद कंटिन्यू हो सकती है 89 टू 90 रुपीज तक। और दूसरा इनका सवाल यस बैंक पे है, 1000 शेयर हैं, 19 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए? ये काउंटर को तो मैं क्लियरली अवॉइड करने की सलाह दूंगा। रीजन बीइंग, आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख लीजिए, इसमें कोई रुझान भी नहीं है। इनफैक्ट एक एक्सट्रीमली लॉस्ट मोमेंटम वाला काउंटर है। कब रुझान बनेगी, कब ब्रेकआउट आएगा, कैसे ट्रेंड ओपन होगा, इट्स जस्ट एन एंटीसिपेशन। सो आई वुड राइट नाउ अवॉइड दिस काउंटर। अगर बैंकिंग स्पेस में और कोई अच्छा काउंटर देखना है तो आई थिंक IDBI बैंक प्रेजेंट लेवल पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो वहां से स्विच ओवर करके IDBI बैंक में आ जाइए। आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 80 टू 81 लेवल्स, 80 टू 81 रुपीस तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू यस बैंक पर। फेसबुक पर अगला सवाल आया है आगरा से दिशा जैन जी का और इनका सवाल है उगर शुगर्स पर। 3200 शेयर्स 110 पर इन्होंने लिया हुआ है शुगर स्टॉक में और उगर शुगर के लेवल्स इस वक्त देखें तो करीब 107 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो हाल फिलहाल की खरीद है, लेकिन क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, इस वजह से करीब 7000 के ऊपर का नुकसान भी इन्हें इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है।
उगर शुगर, कुणाल आप ही सलाह दीजिए, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और उनके खरीदारी के लेवल से तो इस वक्त नीचे है स्टॉक। चार्ट्स में क्या और करेक्शन देख रहे हैं आप? सी पूजा, शुगर काउंटर्स में हमने रैली तो बहुत ही अच्छी देखी और उगर शुगर वाज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स। अगर आप रिसेंटली एक साल के बिहेवियर का भी इसका स्टडी करें तो आपको दिखेगा ये काउंटर ने करीब करीब 100% तक के रिटर्न्स दे दिए हैं और एट प्रेजेंट ये एक्सट्रीम साइडवेज बिहेवियर में है। इनकी एंट्री बहुत ही पीक लेवल पे है। सो फॉर टाइम बीइंग सी ट्रेंड इज नॉट नेगेटिव, सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकते हैं और वो है 99 रुपीज का। अगर ये काउंटर 99 के नीचे जाता है तो शायद हमें ये एक बार एग्जिट भी करना होगा, बट अदरवाइज बने रह सकते हैं। लॉस्ट मोमेंटम है, अगर ये काउंटर 112-13 के ऊपर निकलता है तो 125 से 130 तक के लेवल्स हमें क्विकली दिखा सकता है, बट फॉर टाइम बीइंग कॉशियस अप्रोच ऑन द काउंटर। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो नज़रिया सतर्कता भरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ उमेश हैं और इन्होंने सोलापुर से अपना सवाल इंस्टाग्राम के जरिए हम तक पहुंचाया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जी हाँ एक बार फिर दोहरा दूं, जेके लक्ष्मी सीमेंट 26 शेयर इन्होंने लिए हैं और 780 के स्तर पे इन्होंने लिया, थोड़ा ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। नुकसान फिलहाल इन्हें 3000 के ऊपर होता हुआ। विवेक, जेके लक्ष्मी सीमेंट 780 की खरीद, क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, सीमेंट पे ओवरऑल बुलिश नजरिया है और जेके लक्ष्मी आप अगर स्पेसिफिकली देखो तो करीबन 850 तक जाके ये आज आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए नीचे मिल रहा है और इसका जो प्रॉफिट और अर्निंग्स ग्रोथ भी आप अगर देखो तो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बिलो 1 मिलेगा और पी भी कंपेयर टू पीयर ग्रुप आपको ये मिड रेंज पी में मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक रिकवरी देगा, इमीडिएटली नहीं देगा क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर है और उसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर पे भी ये पड़ा हुआ है अभी। लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर जाता है तो स्टॉक इमीडिएटली ऊपर जाने वाला नहीं है और नीचे आता है तो श्योरली ये आपको परफॉर्मेंस दिखा देगा। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, होल्ड करने लायक। तो होल्ड करने लायक कंपनी है, बने रही है स्टॉक में। चंडीगढ़ से संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। एक्चुअली मैंने रेमंड के 39 शेयर लिए हैं 1954 पे। ठीक है, कब लिया था आपने ये लास्ट मंथ मैम। इसके अलावा 3 शेयर तो आप रुक सकते हैं अभी? लॉन्ग टर्म नजरिया था आपका कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया था रेमंड को? नहीं, रुक सकता हूँ मैम, मेरे 3 शेयर और हैं अगर। ठीक है, चलिए 3 शेयर और है आपके पास। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की। आप बताइए। 172 पे लिया था 200 शेयर। कौन सा स्टॉक का नाम वापस से रिपीट करिए। ट्रिल, TRIL। प्रिज्म सीमेंट या ओके, और दूसरा? दूसरा पूना वाला मैम। पूना वाला फिनकॉर्प, ओके ठीक है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं इन स्टॉक्स में, क्योंकि करीब 5-6 स्टॉक का पोर्टफोलियो है आपका, तो सबको तो एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आप वापस से हमारे साथ जुड़िए, समय की थोड़ी कमी है, बाकी दर्शकों के भी सवाल हमें लेने हैं। लेकिन रेमंड पर आपको पहले तो सलाह दिलवा देते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प, क्योंकि हाल फिलहाल में ये भी काफ़ी खबरों में रहा है, तो इस पर भी एक बार आपको राय दिला देते हैं। विवेक, क्या सजेस्ट करेंगे रेमंड पे? पिछले महीने इन्होंने लिया था और थोड़े ऊपरी लेवल पर ले लिया था। एक्चुअली गिरावट में इन्होंने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की स्टॉक में, वहाँ से और नीचे आ गया। क्या करें? रेमंड कैसी लग रही है आपको ये कंपनी अभी बने रहने के लिए? देखिए पूजा, पहले तो रेमंड आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक एक तो जो टेक्सटाइल है वहां पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी आगे चल के, तो ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी लग रही है। और दूसरा, रेमंड में अभी थोड़े दिन पहले हमने बॉम्बे डाइंग का जो रियल एस्टेट सेल वगैरह ये सब सुना था, वैसा ही रेमंड में भी हो सकता है आगे चल के हो, क्योंकि उधर भी एक रियल एस्टेट प्ले भी है। तो आई थिंक ओवरऑल कंपनी भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, रियल एस्टेट प्ले भी है, आपको होल्ड करना चाहिए। और पूना वाला देखिए, कई बार इनफैक्ट स्वदेश पे
मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द अर्ली रिकमेंडेशंस मैंने दी थी करीबन 160 150 में पूना वाला, और उसके बाद में स्टॉक काफी रिकवरी दिखा चुका है यहाँ पे। अब मैं तो प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, तो सलाह ये रहेगी कि प्रॉफिट बुक कीजिए क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है। इनफैक्ट 400 के ऊपर किया था मैंने प्रॉफिट बुक। तीसरा स्टॉक इनका ट्रिल था शायद। ट्रिल देखिए, इन वैल्यूएशंस पे मैं अवॉइड की सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक बहुत रनअप दिखा चुका है। ओवरऑल पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन जो रिकवरी आप देखोगे ट्रिल में, आज वैल्यूएशन इनफैक्ट पी पे 100 पे चल रहा है, तो जो बहुत बहुत कॉस्टली दिख रहा है मुझे, तो वो ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। देबाशीष हैं गुवाहाटी से, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल इन्होंने हम तक पहुंचाया है। कोल इंडिया 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 253 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल जो है इनके स्तर से काफ़ी ऊपर, और हाल फिलहाल हमने देखा कि तमाम जो है वो सरकार की पॉलिसीज़ और आगे के तमाम डील्स और बाकी चीज़ों की वजह से भी जो कोल स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक नज़रिया, खासतौर पे कोल इंडिया पर एक नज़रिया बनता हुआ। चलिए इस पे एक राय लेते हैं। कुणाल, कोल इंडिया अच्छे लेवल पे खरीदारी की है इन्होंने 253 के स्तर पे, फिलहाल 300 के करीब ये स्टॉक। अगेन रुझान की अगर बात करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम अभी ये काउंटर थोड़ा सा शायद साइडवेज कंसोलिडेशन में भी जा सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और वो है 285 का। जब तक ये काउंटर 285 के ऊपर है, आई थिंक इसमें बने रहने की ही सलाह होगी। जिस तरह से ब्रेकआउट हमने देखा था 260 पे, आई थिंक इसका पोजिशनल टारगेट जो है वो 320 से 325 तक का है। सो वो उस लक्ष्य से बने रह सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 285 का, उसे इंटैक्ट रखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू कोल इंडिया पर। अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर उत्तर प्रदेश से सवाल हमें आया है शिरीष जी का, और इनके पास है बीपीसीएल 123 शेयर्स, 413 पर इन्होंने बीपीसीएल के लिए हुए हैं। फिलहाल अगर मौजूदा भाव देखें बीपीसीएल का तो 346 के आसपास कारोबार कर रहा है। नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको, 8,200 के आसपास का नुकसान हो रहा है। कुणाल, आप ही सजेस्ट कीजिए बीपीसीएल में क्या करें। सी पूजा, अगेन बीपीसीएल के काउंटर में कोई डायरेक्शन एज ऑफ नाउ है ही नहीं। इनफैक्ट आप हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरा अगस्त सितंबर काउंटर साइडवेज में था। एक स्पाइक छोटे छोटे से आए हैं, बट कोई ट्रेंड नहीं बना हुआ है। अब हमारे दर्शक ने ऑलरेडी बहुत ही ऊपर लेवल पे अगर बाइक किए, सो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ होल्ड कर सकते हैं एंड वेट करिए। अगर कोई रुझान मोमेंटम आता है, आई थिंक रेज द क्वेरी अगेन। शायद उस समय पे जो भी बंदा होगा आपको शायद अच्छे से एडवाइस दे पाएगा, बट एज ऑफ नाउ इस काउंटर से एग्जिट करके लॉस बुक करने जैसा भी नहीं लग रहा है, और नई बाइंग तो डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। सो विल वेट फॉर द काउंटर टू गिव अस सम सिग्नल्स। जुड़ते हैं अपने साथ चंद्रकांत मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार, पूछें क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर नमस्कार। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और काफी साल से मेरे पास पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर्स हैं। 35,000 शेयर्स है जी, 107 के भाव पे। तो मैंने धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके तो अराउंड 35,000 है होल्डिंग में मेरे पास, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। एक अराउंड 7 to 10 ईयर्स के लिए और होल्ड करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और सबसे पहले चंद्रकांत जी मेरे ख्याल से आप बधाई के पात्र हैं, आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि जिस लेवल पे आपने खरीदारी की, और जो कहा जाता है मार्केट में धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, उसका आपने परिचय दिया है। और वो उस वजह से आपको एक तो क्वालिटी स्टॉक आपने परचेज किया और उसमें एक लंबा समय दिया, और आज जो है वो आपको बेहतर रिवॉर्ड मिल रहा है। वैसे तो इस पे नज़रिया हमारे एक्सपर्ट आपको भी बधाई देंगे, लेकिन ज़रा इस पे एक नज़रिया ले लेते हैं। आप चूँकि और ज़्यादा इसमें आगे लंबा नज़रिया रख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको ज़रा हम बताते हैं। विवेक जी, पेट्रोनेट एलएनजी 107 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा था, और एक्यूमुलेट करते करते 35,000 स्टॉक इनके पास फिलहाल है। कंपनी एकदम सॉलिड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आगे चल के एलएनजी का यूसेज और बढ़ने ही वाला है, और इनफैक्ट जो हम लोग बायोफ्यूल से शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, आई थिंक एलएनजी आपको एक ग्रोथ दिखाते रहेगा। तीसरी चीज, देखिए आज एक रिपोर्ट आई थिंक जेफरीज की थी, वो देख लीजिए। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन दी है एमजीएल पे,
और मैं आपको कह दूं एमजीएल से वैल्यूएशन वाइज पेट्रोनेट और भी सस्ती लग रही है। इनफैक्ट एमजीएल आपको 12-13 की पीई पे मिलेगा, ये आपको 10-11 के पीई पे मिलेगा। तो श्योरली एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही काउंटर है ये। हाँ, स्लो एंड स्टडी रहेगा, बहुत तेजी से नहीं चलता है, लेकिन यस, आप अगर इसको रखते हो तो हो सकता है कि आपका यहाँ से प्रॉफिट और भी 50% बढ़ जाए। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू पेट्रोनेट पर। अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर दिल्ली से इमरान अली जी का सवाल आया है और इनके पास जीएमडीसी है, 284 शेयर्स इन्होंने 6330 के भाव पर लिया हुआ है। ये एक बार लेवल हमें चेक करना होगा कब के लेवल हैं, तो शायद करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ध्यान नहीं है कि ये लेवल कब दिखे थे जीएमडीसी पर। चलिए एक बार कुणाल से सलाह ले लेते हैं, स्टॉक पर ही चर्चा कर लेते हैं। लेवल्स वापस से जाकर हमें रिविजिट करने होंगे और अगर इमरान जी आप हमें सुन रहे हैं तो आप हमें या तो संपर्क कीजिए या फिर वो लेवल्स करेक्ट करके भेज दीजिए जीएमडीसी का। कॉर्पोरेट एक्शन भी मुझे हाल फिलहाल में जीएमडीसी का तो ध्यान नहीं आ रहा है। कुणाल, जीएमडीसी ये कंपनी कैसी लग रही है, इस पर टेक्निकल व्यू शेयर कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि 5.5% ऊपर है, प्रोपीन की कीमतों में बदलाव हुआ है, उसका यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जीएमडीसी जैसी कंपनियों को। ये मौजूदा लेवल पर क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे या फिर अवॉइड करें, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे जीएमडीसी पर? पूजा, ओवरऑल अगर जीएमडीसी के फॉर्मेशन की चार्ट्स की बात करें तो 2007 में इस काउंटर ने करीब 330 का हाई 320 का हाई बनाया था। वहां से ये काउंटर लुढ़क के नीचे आया और उसके बाद करीब 5 बार काउंटर ने 220 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये 14 सालों में ये नाकामयाब था। हमने वो पहला ब्रेकआउट देखा है बहुत ही रिसेंटली, वो था अगस्त 2023 में। काउंटर ने डिसाइसिवली 230 के ऊपर क्लोजिंग दिया और अब ये 330 पे चल रहा है। सो ये एक नई रुझान में डेफिनेटली आ गया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर में है। बाय ऑन डिप की रणनीति डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट लेवल जो 330 के लेवल्स हैं, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नई बाइंग के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा। अगर ये काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 265 या 270 के स्टॉप लॉस से इसमें डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है और इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं इस काउंटर को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा और बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अडॉप्ट करूंगा। तो फिलहाल जो है वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति और इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजेंद्र उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया और इनका सवाल पीरामल फार्मा पे है। 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 105 के रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। इनके भाव से फिलहाल ये नीचे। विवेक, पीरामल फार्मा क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो होल्ड की सलाह दूंगा इस पे, और मुझे लग रहा है कि जो जो दिक्कतें स्टॉक को देखनी थी वो सब पास्ट खबर है ये, और आगे चल के स्टॉक मुझे लग रहा है कि इंप्रूवमेंट यहाँ से दिखाएगा। अभी हाल ही में राइट्स इश्यू भी लेके आए थे और उसके कारण डेट भी कम हुआ है, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टॉक में जुड़ेगी आगे चल के। और करीबन आप अगर यहाँ से 1 साल एक बात देखते हो तो ये स्टॉक काफी ऊपर यहाँ से रहने की उम्मीद है। तो आई थिंक होल्ड कीजिए इसको। ओवरऑल फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और एज ए होल क्या है कि फार्मा सेक्टर पूरा डाउन चल रहा था करके स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, आगे चल के दिखा देगा परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये है पिरामल फार्मा पर व्यू। अगला सवाल ट्विटर पर कानपुर से राज ने हमें भेजा है। संवर्धन मदरसन 1000 शेयर्स 70 रुपए के आसपास लिया, 73 रुपए के आसपास लिया इन्होंने और हल्के मुनाफे में है इस वक्त। ये स्टॉक 95 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो इनको तो मुनाफा हो रहा है। कुणाल, क्या चार्ट्स पर क्या लग रहा है आपको? संवर्धन मदरसन यहाँ से और तेजी के लिए रुके अभी स्टॉक में? पूजा, अगर हम इसे ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने बहुत ही लंबे समय से देखा। इनफैक्ट जुलाई से लेके अब तक ये काउंटर 95 के ऊपर डेफिनेटली टिका हुआ है, बट एट द सेम टाइम 100 या 102 के लेवल्स क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड से इट्स अ लॉस्ट मोमेंटम काउंटर। 95 का स्टॉप लॉस, 93 का स्टॉप लॉस बना के इस काउंटर में होल्ड कर सकते हैं। अगर ये काउंटर अगले 15-20 दिनों में या जब भी ये काउंटर अगर 102 103 के ऊपर निकलता है तो इसमें 120 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं, बट फॉर टाइम बिंग देयर इज नथिंग ऑन द चार्ट। सो 93 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह होगी।
मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए अपने। 93 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और तेजी के लिए आप बने रह सकते हैं। थोड़ा समय आपको देना होगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए इस शेयर पर। चलिए, फिलहाल इन्हीं सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। विवेक जी, कुणाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। पानी से भरी